हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे थे कि भी कैसे 6th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक कितने सारे नए नए किंगडम्स आए, कैसे कौन सी डायनेस्टी मर्ज हुई। जैसे हम लोगों ने पहले बात की हुई है कि भाई गुप्त एम्पायर के बाद ना काफ़ी ज़्यादा एक वैक्यूम सा क्रिएट हो चुका था पूरे नॉर्थ इंडिया में कि कौन राज करेगा। तो इसके बाद हर्षवर्धन आते हैं जो पुष्यभूत डायनेस्टी के थे। हमने ये भी देखा था कि हर्ष ने क्या क्या काम किए, कैसे आर्ट एंड लिटरेचर में अपना योगदान दिया, वो सब हम लोगों ने कल देखा था। इसके अलावा वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बिटवीन पालाज ऑफ बंगाल, गुर्जर प्रतिहार ऑफ गुजरात राजस्थान वाला एरिया, और साथ में जो है आपके राष्ट्रकूट जो डेक्कन में कर्नाटक वाले एरिया में थे। तो कन्नौज उनको चाहिए था क्योंकि वहां पर बहुत फर्टाइल गंगा प्लेन्स थे। वहां पर एक ट्रेड रूट है बेसिकली जो कि आपको नॉर्थ से साउथ को जोड़ता है। सो जो भी उसके ऊपर रूल करेगा उसके पास सारा रेवेन्यू चला जाएगा। तो ये हम लोगों ने कल देखा। तो आपको आइडिया लग चुका है कि भाई 6th सेंचुरी से 8th सेंचुरी के आसपास कैसे पूरा जो नॉर्थ इंडिया था वो हर्षवर्धन डायनेस्टी के आसपास का था। और इसके अलावा जो पाल थे बंगाल में, गुर्जर प्रतिहार थे गुजरात राजस्थान में, और जो राष्ट्रकूट थे वो थे यहाँ पे कर्नाटक वाले एरिया में। अब थोड़ा और नॉर्थ में चलेंगे, थोड़ा सा और साउथ में जाएंगे। अगर हम नॉर्थ में चले वहां पर आपको मिलेगा कश्मीर। आज भी कश्मीर नॉर्थ में ही है, उस टाइम पर भी कश्मीर नॉर्थ में था। अब कश्मीर में कौन सी डायनेस्टी थी, वहां पर क्या रूल्स थे, ये हम लोगों को पता लगता है एक बुक से, जो एक बुक लिखी है कल्हण ने, जिसका नाम है राज तरंगिनी। इसका मतलब होता है द रिवर ऑफ किंग्स, मतलब बहुत सारे जो किंग्स हैं वो आए हैं गए हैं। सो दिस नेम ऑफ द बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। कश्मीर के बारे में जो भी डायनेस्टी है हमारे पास वो सारे के सारे इसी बुक के थ्रू में जानने को मिलती है। तो अगर हम इस बुक की बात करें तो ये बुक कहती है कि भाई 8th सेंचुरी के आसपास ना 750 के आसपास कश्मीर में जो डायनेस्टी थी वो एक कारकोट डायनेस्टी उभर कर सामने आई, जिसमें उन्होंने बोला कारकोट डायनेस्टी थी आपकी, जिसकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आपके लोग की रूलर थे दैट वाज ललितादित्य मुक्तापीड़, ये थे। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। बट इनके बाद ना काफी जो रूलर्स हैं वो इनएफिशिएंट रहे, तो जो कारकोट डायनेस्टी है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होते हुए नजर आए। तो 655 सी से 855 सी तक जो ये है थोड़ा सा कारकोट डायनेस्टी का ही एरिया रहा। उसके बाद धीरे धीरे इसमें एक और डायनेस्टी आई जिसका नाम था उत्पल डायनेस्टी। ठीक है, तो उनकी भी एक क्वीन दिद्दा है जो काफी फेमस रही, जिन्होंने काफी मतलब अग्रेसिवली रूल किया। जो इन्वेजन है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के एरिया से, जो सेंट्रल एशिया वाले एरिया से, उसको भी रोका। तो काफी ज्यादा जो ये दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो बुक का नाम, कश्मीर में 8th सेंचुरी में कारकोट डायनेस्टी थी, उसके बाद जो है उत्पल डायनेस्टी आई, और इसके जो डिफरेंट राजा या रानी वगैरह हैं उनके नाम पता होने चाहिए अपने को। ओके, एक तो ये। अब इनके अलावा जो राज तरंगिणी बुक के बारे में अगर हम देखें तो ये उस टाइम पे नहीं लिखी गई ऑब्वियसली, है ना, तो उस टाइम पे वो उनके कोर्ट पोइट नहीं थे। बाद में 12th सेंचुरी में कल्हण ने ये पूरी बुक लिखी है। अब इस बुक को लिखने के लिए उन्होंने सारा ना मतलब एक आप कह लो कि एविडेंसेस को उठाया, इंस्क्रिप्शंस पे क्या लिखा है, स्टोन कार्विंग्स कैसी हो रखी हैं, या उस टाइम के जो लोकल बुक्स हैं वो क्या हैं, लोगों से बातचीत करी। तो उन सबसे बातचीत वगैरह करने के बाद, सारे एविडेंस निकालने के बाद ही उन्होंने जो है ये प्रॉपर बुक का एक निर्माण किया। क्योंकि उस टाइम पे जो एविडेंसेस है ना बहुत ऐसे दूर दूर थे कि भाई कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कह रहा है, कोई एविडेंस जो इस बुक में मिला है, कोई एविडेंस उस बुक में मिला है। सो देयर वाज नो काइंड ऑफ पर्टिकुलर बुक जो कश्मीर को डिफाइन करती थी या कश्मीर के राजाओं की क्रोनोलॉजी को बताती थी। बट कल्हण ने जो बुक है वो स्टार्ट करी, मतलब स्टार्ट नहीं करी, लिखी बेसिकली, बस आपको नाम पता होना चाहिए। अब इसके अलावा इनका एक और खास बात थी कल्हण की। कल्हण ने बस ये नहीं बताया कि व्हाट वाज द क्रोनोलॉजी ऑफ डिफरेंट किंग्स, कि इसके बाद ये आए, उसको इसने हरा दिया, वो तो चलो था ही। लेकिन साथ में कल्हण ने ये भी बताया कि भाई कौन से राजा ने अच्छे तरीके से रूल किया और कौन से राजा ने फोर्सफुली रूल किया। तो उनमें एथिक्स ज्यादा थी, एथिक्स कम थी, लोग खुश थे, लोग नाखुश थे, इन सब के बारे में भी कल्हण ने अपनी बुक में लिखा है। तो कश्मीर में काफी सारी डायनेस्टीज जो हुई हैं उसमें इन्होंने बताया है कि भाई जो राजा है वो अच्छे तरीके से ही बिहेव करता था सबके साथ। तो जो पूरा एरिया है वो काफी ज्यादा आपके लिटरेचर वाइज, आर्किटेक्चर वाइज, आर्ट वाइज काफी प्रॉस्परस था। तो उन्होंने बुक में लिखा है सारा का सारा। ठीक है, एक तो ये। अब अगर हम कश्मीर की ही बात कर रहे हैं तो इसमें ना बुक में एक आपको आदि शंकराचार्य जो है, जो 8th सेंचुरी के स्कॉलर थे, उनके बारे में बताया हुआ है। उनकी जो फिलॉसफी थी ना वो कोई शैविज्म वैष्णविज्म नहीं थी, ये है आपकी अद्वैत वेदांत। अब अद्वैत वेदांत का मतलब होता है कि अद्वैत इज नॉट डुअल, नॉट टू, मतलब वन, जो दो नहीं है, अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। अब क्या दो चीजें हैं जो एक ही हैं, जो हमें अलग अलग दिखती हैं? वो है एक तो आपकी आत्मा
और दूसरा है जो परम ब्रह्म। तो जो हम हैं, जो हमारी आत्मा है, वो उस परम ब्रह्म का ही कोई ना कोई एक रूप है, एक अंश है। और इसीलिए ये दो अलग अलग एंटिटीज नहीं है, बल्कि एक ही है। हमें अलग अलग इसलिए दिखती हैं क्योंकि संसार में जो ये माया है, जो इल्यूजन है, वो क्रिएट हो रखा है। हम इस मोह माया के जाल में फंस चुके हैं। सो वी आर नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली कि भाई हम उस भगवान का ही एक अंश हैं। सो ये जो अद्वैत वेदांत है वो उन्होंने दिया था कि भाई आपको पहचानना है कि भाई मैं ब्रह्म का अंश हूं और मुझे इस माया के माया जाल से निकलना है और जो है मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो दैट वाज द आइडिया बिहाइंड अद्वैत वेदांत। आपको ध्यान रखना है जहां पर भी अद्वैत आए मतलब नॉट टू, मतलब दो एंटिटी जो सेपरेट दिख रही हैं बट वो है एक। समझने के लिए हम इसको ऐसे देखेंगे, ठीक है। अब कश्मीर में जो है आदि शंकराचार्य हिल भी बनाएगी, जिसको हम तख्ते सुलेमान भी कहते हैं, जो गोपादरी हिल के आसपास है, मतलब गोपादरी हिल कहते थे एंशिएंट टाइम में से, ठीक है। यहाँ पर इनका जो है एक श्राइन भी बना हुआ है और ये आपको नीचे दिखेगी झेलम नदी जा रही है ये, और ये सारा हिमालयन रीजन दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब इनकी शंकराचार्य हिल जो है हम लोगों ने बनाई है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना मतलब इनकी पूरी आइडियोलॉजी दी हुई कि भाई कैसे क्या था क्या नहीं। इसके अलावा इन्होंने 4 मठों की भी स्थापना की थी, जिसमें से थे एक तो बद्रीनाथ उत्तराखंड में, जगन्नाथपुरी उड़ीसा वाला एरिया, द्वारका आपका ये गुजरात वाला एरिया, एंड श्रृंगेरी, श्रृंगेरी था कर्नाटक वाले एरिया में। तो ये 4 मठों की जो स्थापना है वो की गई थी भाई आदि शंकराचार्य। ये 4 धाम जो हैं ये वो 4 धाम नहीं है जो हम ये उत्तराखंड के पढ़ते हैं, सिर्फ केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये नहीं, बल्कि ये 4 धाम अलग है कि भाई यहाँ पर जो है एक काइंड ऑफ सेंटर ऑफ लर्निंग इन्होंने खोले ताकि हम इस अद्वैत वेदांत के बारे में लोगों को समझा सके, इस फिलोसफी को और ज्यादा पॉपुलराइज कर सके। सो दैट वाज बेसिकली द आइडिया। ओके, चलो अब इसके अलावा हम बात करें कश्मीर में ना, देखो आप देखोगे बहुत ज्यादा माउंटेनियस रीजन है, बहुत जोग्राफिकल टेरेन जो है वो काफी इम्बैलेंस्ड है। तो काफी ज्यादा ऐसे मूवमेंट में दिक्कत आती है, ट्रूप्स के भी आदमियों के भी, है ना, और जो ट्रेड वगैरह करने में काफी दिक्कत आती है। बहुत हायर हाइट्स पे सारे पहाड़ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी काफी ज्यादा एक तो ट्रेड यहाँ पर होता था, और दूसरा यहाँ पे जो लिटरेचर है, जो आर्ट है, जो एक नए स्कूल ऑफ थॉट्स है वो भी उभर कर सामने आ रहे थे। यहाँ पर एक स्कूल ऑफ थॉट आया जिसको हम कश्मीर शैविज्म कहते हैं। उसको फेमस करने में जो अभिनव गुप्त है उनका बड़ा रोल रहा। सो दिस इज कश्मीर शैविज्म, मतलब एक शैविज्म तो हो गया जी शिवजी में मानना, ओके, बट कश्मीर शैविज्म का इनका एक कॉन्सेप्ट है जिनके हिसाब से मैं ही शिव हूं और मुझे अपने आप को पहचानना है, ये आइडिया होना चाहिए। सो दैट्स द बेसिक फिलोसफी ऑफ दैट कश्मीर शैविज्म। इसके अलावा ही वॉज अगेंस्ट ऑल द सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सो काफ़ी जो इनइक्वालिटी थी संसार में उस टाइम पर जो प्रोलिफरेट कर रही थी, उनको हटाने के लिए भी जो है काफ़ी ज़्यादा इन्होंने आइडियाज़ दिए थे। एंड इसके अलावा तंत्रलोक इन्होंने लिखा, अभिनव गुप्त ने तंत्रलोक लिखा, जिसमें इन्होंने सारे तंत्रों के, योग के, जितने भी हम रिचुअल्स करते हैं उन सबका ना एक प्रॉपर साइंटिफिक मैनर क्या है या हम उसको करते ही क्यों हैं उसके बारे में सारा सब कुछ लिखा। तो द तंत्रलोक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ऑल द योगाज, रिचुअल्स एंड तंत्रज, ये सब जो है इन्होंने लिख के हमें बताया। ओके, सो कश्मीर वाला जो एरिया है लिटरेचर वाइज भी बड़ा फेमस था। जो डायनेस्टीज थी वो भी काफी प्रॉस्परस कर रही थी, और काफी ज्यादा जो है यहाँ पर आप कह लो कि नए स्कूल ऑफ थॉट्स भी उभर कर सामने आ रहे थे। सो कश्मीर वॉज अ काइंड ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ट्रेड रूट तो थे ही थे। अब कश्मीर में सिर्फ हिंदुइज्म नहीं था, कश्मीर में सारे के सारे बुद्धिस्ट स्कॉलरशिप्स भी दी जाती थी। इसके अलावा जो है इसको और प्रमोट करने के लिए तिब्बत और चाइना वाले एरिया तक भी लोगों को भेजा गया था। सो ऑल दीज खर्चा वॉज बोर्न बाय द किंग। तो ये दिखाता है कि भाई कैसे शैविज्म और बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए कितने बड़े लेवल पे राजाओं का भी कंट्रीब्यूशन था। सो दैट्स हाउ द कश्मीर इज प्रेजेंटेड टू अस। पता होना चाहिए आपको आदि शंकराचार्य, इनका मंदिर का नाम क्या है, इट इज जैष्टेश्वर टेम्पल, या शंकराचार्य टेम्पल भी कह लो, कोई ऐसी बहुत अलग चीज नहीं है, बस ये ध्यान रखेंगे। एक तो ये, इसके अलावा जो है कश्मीर में कौन सी डायनेस्टी हुई, किसने कौन सी बुक लिखी, ये पता होना चाहिए। अब ये ना हम बहुत ऐसे ज्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं कि इसने बुक में और क्या लिखा था, किसकी लड़ाई किसके साथ हुई थी, वो हम देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। बट अभी के लिए बस आपको पता हो कि यार कश्मीर में ये सिचुएशन थी, ये आइडियाज थे, और इस तरीके से उसको हम लोगों ने आगे चल के प्रोलिफरेट करवाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट विल डिस्कस कि भाई और भी राजा थे। डेक्कन पे चलते हैं। डेक्कन में हम लोगों ने अभी तक राष्ट्रकूट किए हैं ये कर्नाटक वाले, अभी हम चलेंगे और डेक्कन और उसके थोड़ा सा और बियॉन्ड, ठीक है। डेक्कन में सबसे पहले अगर आप देखो तो चालुक्यास, बड़े इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है ये चालुक्यास।
एक तो ये राष्ट्रकूट तो यहाँ वाले एरिया में थे, ये जो है आपके ये ईस्टर्न चालुक्य। देखो चालुक्यास ना दो है, स्टार्टिंग में चालुक्य डायनेस्टी डेक्कन में थी, ओके। उसके बाद क्या हुआ ना कि भाई जो है वो टूट गया, डिक्लाइन कर गई पूरी डायनेस्टी। फिर उन्होंने अपना जो राजपाट है वो थोड़ा सा वेस्टर्न एरिया में, जो कर्नाटक वाला एरिया है वहां पे डेवलप किया, और उसके बाद धीरे धीरे फिर वो ईस्टर्न में भी अपना जो राज्य है वो मतलब डेवलप करने लग गए। लेकिन पूरा एरिया से एक्सपेंशन नहीं था, ये था कि भाई ये सेंटर आपका है, ये सेंटर ईस्टर्न चालुक्यास का है। सो चालुक्यास पहले एक थे, बट बाद में वेस्टर्न प्लस ईस्टर्न में डिवाइड हो गए थे, सेपरेट हो गए थे। डायनेस्टी एक ही थी, दोनों भाई भाई ही रूल कर रहे थे वहां पे, ओके। तो बट चालुक्यन जो है वो बड़े फेमस हैं। चालुक्यास डायनेस्टी जो थी वो 6th सेंचुरी सी में डेवलप होती है। डेवलप करने वाले कौन है? पुलाकेशिन वन, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम इनके पोते से भी मिले थे, पुलाकेशिन टू। आपको याद होगा जब हर्षवर्धन ने अपना एम्पायर को आगे स्टैब्लिश करने के लिए विंध्यास को आगे बढ़ा, विंध्यास से वो आगे बढ़े और डेक्कन पर अपना राजपाट करने की कोशिश की, तब पुलाकेशिन टू ने ही उनको हराया था, है ना। तो ये हम लोगों को पता है ऑलरेडी। तो पुलाकेशिन टू वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ दिस एम्पायर टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। तो पुलाकेशिन टू को ये पूरा का पूरा खिताब जाता है। अगर अभी चालुक्यास की बात होगी 6th सेंचुरी सीई की, तो उनकी कैपिटल जो है वतापी, वतापी जो अभी मतलब बादामी के नाम से हम उसको जानते हैं, तो वतापी बादामी कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। कर्नाटक वाले एरिया में ये प्रेजेंट है, सिचुएटेड है ये पूरा एरिया, ठीक है। काफी यहाँ पर हिंदू और जैन जो केव टेम्पल्स हैं वो प्रेजेंट है, यहाँ पर आपको दिख जाएंगे ये। तो यहाँ पर बुद्धिज्म का भी रोल रहेगा, लेकिन जो मेन आप कह लो कि स्कूल ऑफ थॉट्स जो डेवलप हुए वो था हिंदुइज्म एंड जैनिज्म। तो एक तो ये चालुक्यास कैसे आए, कौन सेंचुरी में आए, कौन इनको लेकर आया, पुलकेशिन टू के बारे में क्या सारी बातें हैं, ये हम लोगों ने सारी देखी। अब इसके आगे जो है थोड़ा बहुत हम जाएंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। जो पहले ईस्टर्न चालुक्यन कैपिटल थी, मतलब पहले चालुक्यन कैपिटल जो थी वो थी दैट वाज योर एहोल। ये भी आपका कर्नाटक वाले एरिया में है। इसमें भी आपको बहुत सारे हिंदू, जैन, बुद्ध टेम्पल्स भी देखने को मिल जाएंगे। सो ये चालुक्यन वाला एरिया ऐसा है जहाँ पे तीनों धर्मों को बड़ा इन्होंने जो है ग्रो करवाने की कोशिश करी। सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। इसके साथ साथ एक बहुत मैग्निफिसेंट एग्जाम्पल है विच इज 7th सेंचुरी का जैन टेम्पल है मेघूती हिल के ऊपर। और यहाँ पे ना प्रॉपर पूरी संस्कृत में इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि भाई चालुक्यास क्या थे, इन्होंने कितने अच्छे तरीके से रूल किया, पुलकेशिन टू कितने अच्छे आदमी थे, कितने अच्छे रूलर थे। तो काफी इनकी मतलब वाहवाही की हुई है। बट हाँ ये है कि थोड़ा सा एग्जैजरेशन भी किया हुआ है, बट सच्चाई भी है इसमें कि जो पुलकेशिन टू उन्होंने हर्षवर्धन को हराया था वो सारी बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा एग्जैजरेटेड है चीजें, बट चलो लिखने के लिए हम लिख सकते हैं उसे। इसके अलावा देखो ये रहा मेघूती टेम्पल है आपका एहॉल में, जिसको मतलब रिस्टोर किया है पार्टली, मतलब ऐसे पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था ये, बट धीरे धीरे इसको हम दोबारा से बना रहे हैं। एक तो ये जो ये रेड एरोज आपको दिख रहे हैं ना, विच वॉज अ काइंड ऑफ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन द प्रेज ऑफ चालुक्यास। और सिर्फ इस टेम्पल पे लिखी हुई इंस्क्रिप्शन इनकी तारीफ नहीं कर रही है, बल्कि इनकी जो तारीफ है वो जुआनजांग ने भी की थी। आपको याद होगा ह्यूनसांग जो हर्षवर्धन के टाइम पर आया था, जिसने हर्ष की भी खूब तारीफ करी थी, उसने इस एरिया को भी जो है ट्रैवल किया था, और इसने पुलकेशिन टू का भी जो है प्रॉपर पूरा ब्यौरा दिया था कि भाई कैसे वो इतने अच्छे राजा थे, जो प्रजा थी उनकी सारी बातें मानती थी। सो दैट वाज द आइडिया कि भाई सिर्फ और सिर्फ इंस्क्रिप्शन में जो है झूठ नहीं लिखा हुआ, एग्जैजरेटेड भले ही है बट झूठ नहीं है। इसको काउंटर वेरीफाई करने के लिए जो ह्यूनसांग है वो भी आए हैं प्रॉपर इसके सपोर्ट में। सबको आइडिया हो कि भाई चालुक्यास जो है ये बहुत फेमस डायनेस्टी है उस टाइम की डेक्कन वाले एरिया में, सभी इनकी तारीफ कर रहे हैं, बादामी इनकी कैपिटल है। एक तो ये, लेकिन अब धीरे धीरे ना हमें पता लगेगा कि भाई अभी डिक्लाइन करेंगे। लेकिन 7th सेंचुरी तक आते आते ना आपको पूरा जो इंडिया है वो दो भागों में डिवाइड होता हुआ दिख जाएगा। नॉर्थ में आपकी वर्धन डायनेस्टी है जो पुष्यभूत डायनेस्टी है या हर्षवर्धन का रूल है, साउथ में है आपके चालुक्यास का रूल। काफी इंपॉर्टेंट है ये पुलकेशिन टू के टाइम पे, ठीक है। तो 7th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ये दोनों रूलर जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन 8th सेंचुरी आते आते चालुक्यास को हरा दिया जाएगा राष्ट्रकूटों के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रकूट जो बिल्कुल साथ में लगते हैं इनके, तो राष्ट्रकूट चालुक्यास को हरा देंगे, इनका जो पूरा एरिया है वो अपने अंडर ले लेंगे। सो काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला इंसिडेंट जब राष्ट्रकूट जो है चालुक्यास को हराते हैं, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद जो 8th सेंचुरी में हराया, 200 साल तक उनका पूरा राज्य जो इन्होंने हड़पा, उस पर राज किया, प्रजा को भी मतलब ऐसी बात नहीं कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करी सब चीजों की, बट ठीक रूल किया, बट एक्सपेंशन किया, चालुक्यास को हराया। 10th सेंचुरी में दोबारा जो है चालुक्यास उभर कर सामने आते हैं
अब ये कहलाए जाएंगे वेस्टर्न चालुक्यास। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो एरिया वेस्टर्न वाला है चालुक्यास का, वहां पर इन्होंने अपना प्रॉपर पूरा होल्ड बनाया। अब इनकी कैपिटल क्या बनी, कल्याणी बिकेम इट्स कैपिटल एंड दे आर नोन एज वेस्टर्न चालुक्यास। अभी ये कर्नाटक में है, विच इज द कल्याणी, है ना। तो आपको कैपिटल ध्यान रखनी पड़ेगी। तो वेस्टर्न चालुक्य 10th सेंचुरी में दोबारा आ रहे हैं। 7th सेंचुरी में बहुत प्रॉस्पर थे, 6th सेंचुरी में बहुत प्रॉस्परस थे, बट बीच में जो राष्ट्रकूटों ने हराया और पूरा का पूरा एरिया अपने अंडर ले लिया। एक तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा जब जो ये बादामी वाला जो एरिया था चालुक्यास का, जब ये डिक्लाइन कर रहा था ना, तो इसकी जो ईस्टर्न ब्रांच है थोड़ी सी ना और ज्यादा ईस्ट में चली गई थी। मतलब चालुक्यास अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ना और ईस्ट में चले गए। तो जब ये ईस्ट में गए हैं, दे आर नोन एज ईस्टर्न चालुक्यास। ये इंपॉर्टेंट है। बादामी को तो छोड़ ही दिया अब इन्होंने, बट अब ये तो है नहीं ना कि बस अब रूल करना बंद कर देंगे, तो धीरे धीरे और होल्ड बनाना शुरू किया अपना। एंड नाउ देयर कैपिटल इज वेंगी विच इज इन आंध्र प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है। और हमेशा इनकी राष्ट्रकूटों के साथ लड़ाई होती रहती थी, कभी ये हार जाते थे, कभी इनको हरा देते थे। लेकिन आपको राष्ट्रकूटों के द्वारा 8th से लेकर 10th सेंचुरी का जो टाइम है, इसमें राष्ट्रकूटों का टाइम था। उससे पहले चालुक्यंस का टाइम था। पहले पूरा चालुक्य डायनेस्टी एक एरिया में था, उसके बाद वेस्टर्न अलग बन गया जिसकी कैपिटल कल्याणी बनी। फिर आए वो ईस्टर्न वाले एरिया में जहां पर उनकी कैपिटल वेंगी बनी, जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो बस ये बात ध्यान रखनी है। और जो ईस्टर्न चालुक्यास है, उन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट सेंटर्स, जैन सेंटर्स, हिंदू टेम्पल्स, काफी कुछ बनवाया। और ये चालुक्यास ने सिर्फ आप कह लो कि संस्कृत ही नहीं, तेलुगु ही नहीं, बल्कि जो कन्नड़ है उसमें भी काफी ज्यादा महारत हासिल करी और इसको प्रोलिफरेट किया। संस्कृत तो है ही है, ऑब्वियसली हमने देखा संस्कृत में इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है प्रॉपर पूरी, है ना। बट ये है कि तेलुगु और कन्नड़ में भी इन्होंने काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले किया था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेक्स्ट हम आएंगे पल्लवास के पास। हम लोगों ने चोला चेरा पांड्या जो एम्पायर है वो देखा था संगम लिटरेचर के टाइम पे। 3rd सेंचुरी BCE से लेके 3rd सेंचुरी CE तक का वो टाइम पीरियड था, है ना। वो टाइम पीरियड था उस टाइम तक का। जो पल्लव्स हैं वो क्या है, इनकी कैपिटल थे कांचीपुरम। ये हम पहले भी देख चुके हैं। हमने देखा था कि जैसे गुप्त एम्पायर के टाइम पे जो नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वो काफी डेवलप हुआ था, वैसे ही जो पल्लवास हैं ये जाने जाते थे अपने रॉक कट आर्किटेक्चर की वजह से। ये द्रविड़न स्टाइल जो है वो अल्टीमेटली लेकर आएंगे। ठीक है, तो इनके जो दो महान रूलर हुए हैं वो है आपके जैसे 7th सेंचुरी वाले एरिया में ही महेंद्र वर्मन 1 एंड नरसिंह वर्मन 1। तो जो नरसिंह वर्मन 1 है, इनको हम जो है मम्मला भी कहते हैं, मम्मला के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। इसका मतलब होता है रेसलर एंड द वॉरियर। तो खास बात इसकी क्या है, नरसिंह वर्मन की दो खास बातें हैं। पहली तो इन्होंने जो पुलाकेशिन II है उनको हराया, पुलाकेशिन II को हराया और अल्टीमेटली जो है बादामी पर अपना पूरा का पूरा एक होल्ड क्रिएट कर लिया। आपको याद होगा राष्ट्रकूटों ने चालुक्यास को हराया था, है ना। और जो है राष्ट्रकूटों ने चालुक्यास को हराया, जो पल्लव्स हैं उन्होंने चालुक्यास को हराया पुलकेशिन II को। तो दोनों से उन्होंने डिफीट हासिल करी थी, बट हर्षवर्धन पे इन्होंने जो है जीत हासिल करी थी। तो हल्का से इसको हम ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, पुलकेशिन II को इन्होंने हराया एंड यस, ठीक है। तो मतलब अब हराने के बाद ना ऐसा नहीं था कि उन्होंने आपका पूरा एरिया एक्सपैंड कर लिया जैसे राष्ट्रकूटों ने कर लिया था 8th सेंचुरी CE के बाद। इन्होंने क्या किया ना कि तुंगभद्रा नदी को एक बाउंड्री मान लिया कि भी इससे ऊपर वाला एरिया तुम्हारा, इससे नीचे वाला एरिया मेरा है। बट वो अनरिटन बाउंड्री है, कभी भी अटैक हो सकता है, बट इट वॉज काइंड ऑफ पीसफुल सिचुएशन। तो उस टाइम पर भी वहां पर भी अटैक किए, श्रीलंका में भी अटैक किए। श्रीलंका का भी कुछ एरिया जो इन्होंने रूल किया था, मतलब कह लो कि अटैक किया था। ट्रेड भी काफी कुछ था श्रीलंका के साथ इनका। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने जो सिन्हालिस प्रिंस हैं उनको अपना दोबारा गद्दी हासिल करने भी हेल्प किया था। मतलब वो डायरेक्ट रूलर नहीं थे उस टाइम पे जो पल्लव्स हैं श्रीलंका में, बट इन्होंने हेल्प किया था उस राजा को अपनी गद्दी दोबारा हासिल करने के लिए। तो इसलिए पल्लव बड़े फेमस है, नरसिंह वर्मन बड़े फेमस है। पुलकेशिन II को इन्होंने हराया, बट तुंगभद्रा नदी को जो है मतलब पार नहीं किया और वहां पर अपना डायरेक्ट रूल नहीं अपनाया। सेकेंड, ये फेमस है अपने रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए कि जो मंदिरों का निर्माण इनके टाइम पर हुआ है वो मतलब काफी अच्छी शुरुआत मानी जाती है फॉर दी द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इसके साथ अगर आप देखोगे तो कांचीपुरम की बात करते हैं। कांचीपुरम सिर्फ कल्चरल सेंटर नहीं है बल्कि इकोनॉमिक हब भी था, मतलब यहाँ से ट्रेड भी होता था। अब ट्रेड किस चीज का करोगे, स्पाइसेस का करोगे, टेक्सटाइल है जिसमें सिल्क की खेती भी आती है, आइवरी, अदर लग्जरी गुड्स, ये सब कुछ है।
और सिर्फ ये ही नहीं बल्कि श्रीलंका में भी इनके ट्रेड होते थे, साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड होता था, तो मतलब ट्रेड काफी ज्यादा फेमस था। तो मैरिटाइम ट्रेड जो है पल्लव्स के टाइम पे काफी प्रॉस्परस हुआ, काफी इंपॉर्टेंटली। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बहुत सारे और जो है सी पोर्ट्स भी इन्होंने बनवाए थे, जैसे ममलापुरम, जिसको हम महाबलीपुरम भी कहते हैं आज के टाइम पे, जहां पर आपको एंशिएंट चाइनीज, पर्शियन, रोमन कॉइन्स जो है वो मिल जाएंगे। अब वो क्यों मिलेंगे कॉइन्स आपको? क्योंकि यहाँ पे ट्रेड होता था। अब ट्रेड होता था तो ये सारे कॉइन्स के थ्रू ही सारा सब कुछ रेगुलेट होता था। इसीलिए ये पूरा एरिया जो है वो सिर्फ कल्चरल सेंटर ही नहीं था बल्कि इकोनॉमिक सेंटर के उभर के सामने आया था रूप में। ओके, चलो अब ह्योनसांग पहले गए थे हर्षवर्धन के रूल के टाइम पे, फिर चालुक्यास के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा था, फिर उन्होंने लिखा पल्लव्स के बारे में भी। तो पल्लव्स के जो टाइम पे कांचीपुरम में ये गए थे, तो कांचीपुरम में गए जहां पर उन्होंने बोला कि भाई 100 से ज्यादा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, 10,000 प्रीस्ट्स हैं वहां पे, 80 हिंदू टेम्पल्स मैंने देखे और जैन टेम्पल्स भी देखे। तो मतलब बहुत ऐसे एग्जैजरेट करके बताया हुआ है कि भाई कैसे वहां पर हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट जो पूरे धर्मों के लोगों को माना जाता था। काफी प्रोलिफरेशन थी सभी सेक्ट्स की, है ना। तो बड़े फेमस है कि भाई हाँ, क्योंकि ह्यूनसांग ना बहुत टाइम तक इंडिया में रहे थे, हर सिटी उन्होंने घूमी, मतलब हमने देखा था ना उसका पूरा मैप था कि चाइना से कैसे चल के वो पूरे इंडिया में घूम गए हैं, तो हर एक सिटी में वो गए हैं। तो डिफरेंट जो भी डायनेस्टीज हैं उनके बारे में उनको पता ही था, तो इनके जो टेक्स्ट हैं वो सब कुछ बता ही देते हैं हमें। तो कांचीपुरम में भी ये गए थे। इसके अलावा जैसे हम लोग रॉक कट आर्किटेक्चर की बात करें तो ममलापुरम में एक बहुत ही इलैबोरेटेड रॉक कट केव बनाई गई और मोनोलिथिक टेम्पल्स भी बनाए गए। जैसे मोनोलिथिक टेम्पल का मतलब होता है एक ही रॉक को ऐसे काट काट के पूरा मंदिर बना देना। जैसे हम लोगों ने कैलाश टेम्पल की बात की थी ना कि भाई प्रॉपर पूरा एक पहाड़ था, उसको ऊपर से लेकर नीचे तक काटा गया है इन अलग अलग शेप्स, तो उसको पूरा मंदिर का निर्माण हो चुका है। हमने कहा भी था कि मंदिर नहीं, ये बहुत बड़ी एक मूर्ति है जिसको आकार दिया गया है विद ऑल द कार्विंग्स, है ना। तो ये हमने देखा था। तो ममलापुरम में भी है ये, जहां पर बहुत सारे सीन्स महाभारत के देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा देखो ये है प्रॉपर पूरा सीन जिसमें जो गॉडेस दुर्गा है वो जो महिषासुर है उनको मार रही है, तो दैट्स होल स्टोरी वाज रिटन हियर। तो मतलब पूरी ऐसे कार्विंग्स के थ्रू बताया गया सब कुछ। तो पल्लवों के टाइम पर बहुत सारी चीजें फेमस थी यहाँ पे, संस्कृत में काफी ग्रोथ देखने को मिली, तमिल लिटरेचर भी काफी इंपॉर्टेंटली यहाँ पर ग्रो किया। दंडी जो एक संस्कृत पोइट थे, मतलब उनकी भी हमने प्रेजेंस देखी यहाँ पे, जिन्होंने दश कुमार चरित लिखी है, काव्य दर्श लिखा है। तो मतलब इन्होंने काफी सारा सब कुछ इंपॉर्टेंटली यहाँ पे लिखा और लिटरेचर वाइज काफी ग्रो किया इस पूरे एरिया में। तो पल्लवों के टाइम पे क्या क्या हुआ, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, रॉकेट आर्किटेक्चर प्लस मोनोलिथिक टेम्पल्स, एंड जो है इसमें कांचीपुरम का एज इकोनॉमिक एंड कल्चरल हब। ओके, तो ये अपने को ध्यान रखना है। बाकी आपको आइडिया है कि भाई कैसे चालुक्यास को, पुलकेशिन II को हराया राष्ट्रकूटों ने भी, और फिर पल्लवाज ने भी हराया इन्हें। ठीक है, बट चलो ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात ये भी हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है ऐसे कि जैसे पहले 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी CE तक चोला चेरा पांड्या था, फिर ना 3rd सेंचुरी CE के आसपास उनका डिक्लाइन होना शुरू हो चुका था। अभी दोबारा आएंगे चोलास, जो ये चोल वंश है वो पल्लव्स वाला जो एरिया है वहां पे अब अपना होल्ड बनाना शुरू करेंगे। तो ना धीरे धीरे 9th सेंचुरी में आपको दिखेगा कि भाई जो तमिलनाडु, सदर्न आंध्र प्रदेश वाला एरिया है वहां पे आदित्य वन जो है, चोल किंग जो है, वो पल्लव के पूरे डायनेस्टी को वहां से हटा देते हैं। तो और उसके बाद जो है आदित्य वन के बाद वहां पर आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और रूलर, जैसे राजराजा वन, राजेंद्र चोला, और अल्टीमेटली जो है दोबारा से जो चोल राज्य है वो काफी ज्यादा प्रॉस्परस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कैसे पल्लवों को हराया था चोल ने। पल्लवों ने चालुक्यन रूलर पुलकेशिन II को हराया था और फिर लास्ट में चोल ने इनको हरा दिया था। तो अपना एरिया पूरा यहाँ पर कैप्चर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। इसके अलावा और साउथ में चलते हैं, है ना, हमने जैसे चोल और पल्लव्स को देखा, पांड्यास की बात करते हैं। पांड्यास आपको याद होगा जिसकी कैपिटल मदुरई थी, चोला चेरा पांड्या, हमने इनके सिंबल्स भी देखे थे, है ना। तो जैसे 2 फिशेज जो है, जो 2 मत्स्य काइंड ऑफ उनका एक सिंबल हुआ करता था। तो 6th सेंचुरी CE में ये ग्रो करते हैं। थोड़ा बहुत श्रीलंका का नर्दन वाला एरिया, तमिलनाडु का बिल्कुल साउथ वाला जो एरिया था वो इनके पास था। जैसे तमिलनाडु में ना ऊपर तो ये पल्लव्स थे, नीचे जो है पांड्यास का टाइम था। तो ये दोनों इकट्ठे ही थे, मतलब चोला और जो पांड्यास हैं वो पहले अपने संगम लिटरेचर के टाइम पर भी हम लोगों ने देखे थे, और जो पांड्यास है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। 6th सेंचुरी CE के आसपास दोबारा इनका रीमर्जेंस हुआ है। ठीक है, एक तो ये।
अब इसके अलावा हमने देखा है कि भाई काफी सारे यहाँ पर पोर्ट्स भी हैं। कोरकाई पोर्ट बड़ा फेमस है यहाँ पे, ठीक है, तमिलनाडु में ही है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन आपको मिली है जिसने महाभारत को तमिल में जो है प्रॉपर पूरा ट्रांसलेट किया था, बट अल्टीमेटली जो है वो काफी ज्यादा नहीं सरवाइव कर पाया प्रॉपर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। तो एक तो ये एंड बट धीरे धीरे अब देखो चोल आएंगे। चोल ने जैसे पल्लवों को हराया था वैसे पांड्यास को भी हरा दिया। तो चोल ना धीरे धीरे चेरास को भी हराएंगे, पांड्यास को भी हराएंगे, पल्लवों को तो पहले ही हरा चुके हैं। तो अब 9th सेंचुरी से लेके ना 13th सेंचुरी तक बहुत ज्यादा आपको होल्ड मिलेगा चोल का। यहाँ पे सबको हरा देंगे ये। तो चोल ने इनको हरा दिया एंड अल्टीमेटली जो है प्रॉपर पूरा जो एक किंगडम है वो चोल का यहाँ पे डेवलप हो गया। तंजावुर उनकी बनी कैपिटल जहां से वो रूल करते थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, तंजावुर वॉज द कैपिटल। आदित्य वन ने जो है किंगडम धीरे धीरे शुरू किया था एंड लास्ट में जो है फिर और ज्यादा एक्सपेंशन मिल गया। काफी राजेंद्र चोला, राजराजा वन, ये सारे बहुत अच्छे रूलर हुए इस टाइम पे। हमने बृहदेश्वर टेम्पल भी किया था, आपको याद होगा, जहां पर हमने देखा था कि कैसे राजराजा वन ने उसको बनवाया था 11th सेंचुरी सीई में, और कितना बड़ा द्रविड़ आर्किटेक्चर का एक वो एक आप कह लो कि प्रॉपर एग्जाम्पल उभर कर सामने आया है ना। तो वो भी हमने देखा था। तो चोलों ने इनको हरा दिया, इंपॉर्टेंट है यही वाली बात। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये ना एक नटराज की मूर्ति बड़ी फेमस है, ये चोल एम्पायर के टाइम की है। मतलब पल्लव्स और राष्ट्रकूटों ने भी जो है ये मतलब ऐसे नटराज की मूर्ति बनाने की कोशिश की है, बट प्रॉपर ऐसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक को यूज करके प्रॉपर जो है एक पूरा ब्रॉन्ज की नटराज की मूर्ति बनाना, ये पूरा जो श्रेय है वो जाता है चोल एम्पायर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नटराज की जो मूर्ति है इसमें जो है शिव दिखाए गए हैं। तो ये जो शिव है बेसिकली ये आनंद तांडव कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो गुस्से वाला तांडव है, बट एक आनंद तांडव का मतलब होता है कि भाई धरती नई बनती रहेगी, क्रिएशन होता रहेगा, संरक्षण इसका हम लोगों ने करना, डिस्ट्रॉय भी होती रहेगी ये। तो बहुत चीजें दुनिया में ऐसी हैं जो क्रिएट भी होती हैं, प्रिजर्व भी होती हैं, डिस्ट्रॉय भी होती है लास्ट में, ठीक है। तो ये चक्र को दिखाता है प्रॉपर पूरा ये टाइम लाइन है ना। तो ऐसे पूरा ये जो अग्नि है ना, ये जो आपको ऐसे पूरा दिख रहा है ये वाला, दिस इज बेसिकली योर आग, अग्नि, जो दिखाती है कि भाई ये चक्र है पूरा का पूरा, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट बात है ये। और इसके अलावा जैसे इसमें शिव जी हैं तो ये तांडव कर रहे हैं, इनके जैसे 2 हाथ हैं, एक हाथ किसी और तरफ इशारा कर रहा है, दूसरा किसी और तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ पे इनके पैर के नीचे ना अपस्मार एक डीमन है, बेसिकली छोटा सा बोना सा है डीमन, जिसको इन्होंने ऐसे कुचला हुआ है। मतलब ऐसे दिखाया हुआ है कि भाई हमेशा जो है झूठ या फिर जो नेगेटिव चीजें हैं उनको सप्रेस करना होता है, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे इस हाथ में अग्नि दिखाई गई है जो ये दिखाती है कि डिस्ट्रक्शन भी जो है शिव जी के ही हाथों है। इनके दूसरे हाथ में डमरू दिखाया हुआ है जो दिखाता है कि भाई क्रिएशन, जो साउंड ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स है ना, वो दिखाई गई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, आप ही ध्यान रखेंगे इसको। तो चोल एम्पायर के टाइम में नटराज की मूर्ति बड़ी फेमस है जो पूरे विश्व के, यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के पूरे चक्कर को दिखाती है हमें, स्टार्टिंग फ्रॉम क्रिएशन टू प्रिजर्वेशन टू अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ना इसमें और चीजें भी हैं, जैसे इसके पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कैसे थे चालुक्य राष्ट्रकूटों के। एक बार अगर आपको दिमाग में बैठ गया ना कि भाई कैसे कहाँ पे राष्ट्रकूट थे, कहाँ पे पाल थे बंगाल के, कहाँ पर जो है चालुक्यास थे, कहाँ पर गुर्जर प्रतिहार थे, कहाँ पे चोल था, कहाँ पल्लव थे, कहाँ पे हर्षवर्धन था, एक बार आपको इनका पूरा आइडिया लग गया ना तो इनकी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन करना हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा। तो आप लोगों को बस हम थोड़ा सा ब्रीफ में अभी करवा रहे हैं इसीलिए, सो दैट एक दिमाग में चीजें बैठती रहे हमारे साथ साथ। बहुत ऐसे जल्दी के चक्कर में हम लोग जो है सिलेबस एकदम थोप ना दें आप लोगों के ऊपर। सो द बेसिक आइडिया है कि भाई धीरे धीरे समझना, ओके। इसको आप लोग रिवाइज करो, समझो जरा कि कैसे कैसे क्या लिटरेचर है, कौन हिंदुइज्म के खिलाफ था, कौन हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म तीनों के सपोर्ट में था। तो हल्का सा आइडिया जो है आपको दिमाग में बनाना पड़ेगा। तो ये रट्टा नहीं लगाना है, बट धीरे धीरे आप चीजों को पढ़ते रहोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगे, ओके। तो ये सारी चीजें आपने एक बार रिवाइज करनी है, और कोई भी डाउट रहे, कोई भी दिक्कत रहे तो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।